अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन और उसका टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजी क्या होती है, साइंस क्या होती है, नेचर क्या चीज़ है, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिस्ट क्या होता है। तो आज हमने जो स्टडी करनी है चीज़ वो है एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। अब एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? पहलू। पहलू तो बायोलॉजी के पहलुओं को हमने स्टडी करना। तो सबसे पहले बात करें अगर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ये हमने कल पढ़ा बायोलॉजी की डेफिनेशन में, जो कॉमन डेफिनेशन थी उसकी कि जिंदा चीज़ों का मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है, बायोलॉजी में करते हैं हम लोग। और अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात की जाए तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हमने उसमें पढ़ा था। अब बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बायोलॉजी बेशक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, लेकिन इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पहलू हैं इसके। बायोलॉजी नॉट डील विद द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। पहली बात तो ये है कि बायोलॉजी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से डील नहीं करती। सम क्वेश्चन बियॉन्ड द बुक स्कोप ऑफ बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पहलुओं को देखना शुरू हो जाए तो ये बायोलॉजी की बुक के स्कोप से बाहर चली जाती है बात। तो फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका बायोलॉजी और बायोलॉजिस्ट जवाब नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या चीज़ है, बायोलॉजिस्ट इसका जवाब नहीं देते। दूसरी चीज़ ये है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मायने क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, बायोलॉजिस्ट इसका भी जवाब नहीं देते। मतलब कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन दो पहलुओं को नज़रअंदाज करते हैं, इनका जवाब नहीं देते। ऑल दीज क्वेश्चन आर लेफ्ट टू, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं किन पे? फिलोसफर्स पे और थियोलॉजियंस पे। अब फिलोसफर्स कौन से होते हैं और थियोलॉजियंस कौन होते हैं? फिलोसफर्स वो पर्सन्स होते हैं जो अपनी सोच से जवाब देते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपनी सोच से देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनसे पूछा जाए व्हाट इज़ लाइफ, इनसे पूछा जाए व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, तो ये अपनी सोच से उसका जवाब देते हैं। और थियोलॉजियंस, थियो का मतलब जो होता है वो होता है रिलेटेड टू गॉड्स। तो इसको थियोलॉजियन, जैसे हमने कल बायोलॉजिस्ट पढ़ा था कि जो बायोलॉजी को स्टडी करता है, अगर हम थियोलॉजियंस की डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं द पर्सन हु स्टडी द रिलीजन, जो रिलीजन को स्टडी करता है, जो मज़हब को स्टडी करता है, रिलेटेड टू गॉड जो थिंग्स हैं उनको स्टडी करता है, उसको हम थियोलॉजियन कह सकते हैं। तो ये थियो का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू गॉड। तो थियोलॉजियन कौन है? वो पर्सन जो रिलीजन को, जो उन अशिया को स्टडी करता है जो गॉड से रिलेटेड है। उसके बाद बात की जाए कि बायोलॉजी जो है वो सिर्फ डील करती है एक चीज़ से, हाउ लाइफ वर्क्स, जिंदगी काम कैसे करती है। लेट्स सपोज अगर हमारा नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, ये जो है बायोलॉजी ये नहीं कहेगी कि नर्वस सिस्टम क्यों है, नर्वस सिस्टम का किस वजह से वजूद में आया। बायोलॉजी जो है वो सिर्फ डील करती है कि ये काम कैसे करता है। बायोलॉजी डील करती है हमारे, हम सुनते कैसे हैं, बायोलॉजी डील करती है हमारा स्टमक जो है वो कैसे वर्किंग करता है। सो हाउ लाइफ वर्किंग, जिंदगी काम कैसे करती है, बायोलॉजी सिर्फ उस चीज़ को डील करती है। उसके बाद बात की जाए लाइफ की, व्हाट इज़ लाइफ। अगर बात की जाए लाइफ क्या चीज़ है, तो लाइफ जो है एक, अगर आम पर्सन से पूछा जाए व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, तो वो कहेगा जिंदगी तो जिंदगी है, सिंपल सी बात। अगर एक बायोलॉजिस्ट, जो सम बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको डिफाइन करते हैं, एक सेट देते हैं कि अगर वो सेट किसी जानदार में प्रेजेंट है तो वो जानदार लिविंग है, उसमें लाइफ प्रेजेंट है। तो लाइफ की तारीफ देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना, अलग करना। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी खसूसियात जो जानदारों को बेजान चीज़ों से अलग करती हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स में डेड ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे।
डेड ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके होते हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। उसके बाद बात की जाए कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स को अलहदा कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं, डिस्टिंग्विश कर रही हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। तो सबसे पहले बात की जाए हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि मुनज़्ज़म तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तरतीब दिया जाता है। अगर आपके पास एक चेयर है, एक चेयर को आप जिस तरह मर्जी बना लें, टेबल है उसको आप जिस तरह मर्जी बना लें, लेकिन अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक इंसान है, तो इंसान वैसा ही बनेगा जैसा कि उसको होना चाहिए और उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकती। उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस तरह वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, जिस तरह वो मुनज़्ज़म हुआ है, मतलब कि हाथ यहाँ पे है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ पाँव की जगह लग जाए, पाँव हाथ की जगह लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो पहली चीज़ जो लाइफ के बारे में है, लिविंग थिंग्स के बारे में है, जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है, उनमें क्या है, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दूसरी चीज़ कम्प्लेक्स एंटिटीज़। कम्प्लेक्स एंटिटीज़ मतलब कि पेचीदा चीज़ें होती हैं, पेचीदा चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं H2O। H2O क्या है? वाटर। अब वाटर सिर्फ कितने एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है? 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, किसी इंसान की बात की जाए, तो वो कम्प्लेक्स एंटिटी होता है। बहुत सारे सेल्स पे, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, जिनको बायो एलिमेंट्स कह दिया जाता है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है, कैन ग्रो इन साइज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में ग्रो करते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या चीज़ है? ग्रोथ को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। अगर आपके पास एक चेयर है, एक आपके पास इंसान है, तो जो चेयर है वो अपने आप को ग्रो नहीं करती। एक साल आपने चेयर बनाई, अगले साल भी उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर इंसान है, एक बच्चा पैदा होता है, तो वो एक साल से दूसरे साल में ग्रो कर जाता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज हो जाता है उसके साइज में। चौथी जो बात की जाए, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो जानदार, अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू सिमिलर देमसेल्फ, अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। और इस जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जितने भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो सेम होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद अगली बात की जाए, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। अब वो 1 सेल पे भी मुश्तमिल हो सकता है और मोर सेल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। अगर तो वो 1 सेल पे मुश्तमिल है तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर। अगर वो मोर सेल्स पे मुश्तमिल है तो उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में आपके पास जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, वो आ जाते हैं, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर में ह्यूमंस आ जाते हैं, इंसान। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद बात की जाए कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। जेनेटिक प्रोग्राम मतलब कि विरासती प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी खसूसियात, बाप का जो बालों का कलर है, फॉर एग्जांपल बाप के बालों का कलर बच्चों में भी क्या होता है, सेम होता है, आगे मॉडिफाई होता है। बाप के आंखों का कलर के, इसको आप कह सकते हैं किस वजह से, ये जेनेटिक प्रोग्राम की वजह से होता है। आप एक सिमिलर, एक बच्चे की खसूसियात जो हैं वो उसके पेरेंट्स से मिलती हैं, तो उसकी रीज़न क्या होती है, जेनेटिक प्रोग्राम, जीन्स का कम्बिनेशन होता है। उसके बाद बात की जाए कैन कैरी आउट रिएक्शंस। जितने भी केमिकल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है, वो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर डिफरेंट तरह के रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं। अब सिंपल, अगर इंसानों के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, ऑल रिएक्शंस, उन सब को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अब 2 तरह के रिएक्शंस पे मुश्तमिल होता है। मेटाबॉलिज्म सारे ओवरऑल रिएक्शन है। अब बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो छोटे एलिमेंट को बड़े एलिमेंट्स में चेंज कर रहे होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जो बड़े एलिमेंट को छोटे एलिमेंट्स में चेंज कर रहे होते हैं। तो उसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है तोड़ना, तो वो जिसमें बड़े एलिमेंट्स को छोटे में तोड़ा जाता है उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बेसिकली टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की। उसके बाद बात की जाए एक्वायर एंड यूज एनर्जी। एनर्जी को हासिल भी करते हैं और यूज भी करते हैं। जितने भी
एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात कीजिए, वो फूड लेते हैं। फूड, ऑर्गेनिक फूड जो भी होता है उसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके साथ मैं अगर बात करूं H2O की, H2O में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये कि वाटर जो है वो फूड में नहीं आता। तो जितने भी आप फूड लेते हैं उनमें CH बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसके नतीजे में एनर्जी का एक यूनिट खारिज होता है, एनर्जी करेंसी जिसे कहते हैं ATP। और उस ATP को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डिफरेंट तरह के केमिकल एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद बात की जाए मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का मतलब अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस फॉर एग्जांपल, आप अगर एक कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे का टेम्परेचर बहुत कम है, AC लगा हुआ उसमें, उसका टेम्परेचर है 25, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है 48। तो ऐसा नहीं होता कि आपका टेम्परेचर 25 से डायरेक्ट जो है वो 48 पे चला जाए। अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाए। तो हमारे अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स, कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। और हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी इंजाइम के काम करने के लिए टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसे कहते हैं, वो होता है 37। अगर इससे कम होगा फिर एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे बाहर बताया मैंने 48 है, तो इससे भी एंजाइम की एक्टिविटी मुतासिर होगी। अब ये जो 10 खसूसियात पढ़ी हमने, पहली क्या पढ़ी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, दूसरी कम्प्लेक्स एंटिटीज, तीसरी ग्रो, साइज में ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल पे मुश्तमिल हो सकते हैं, कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, उसके बाद डिफरेंट तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं, उसके बाद एनर्जी को हासिल भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, और अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। अगर चेंज होता भी है तो उसके खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी कंसीडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार में, कोई भी जो जानदार है उसमें अगर ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक ही वक्त में प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहेंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मिस है तो उसको हम एबनॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। तो ये अगर सारी प्रॉपर्टीज एक वक्त में मौजूद हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। अब बायोलॉजिस्ट ने हमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर तो किसी ऑर्गेनिज्म में ये 10 प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर नहीं होती तो वो, अगर कोई इनमें से 10 में से 2 एक एब्सेंट है तो वो एबनॉर्मल है, अगर ये सारी एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है।